भारत का जो मूल निवासियों का इतिहास है, इस पर जो है जब फ़ोन आने लगेगा तो थोड़ा सा जो है आप देखते रहना, उसको काट देना, है ना। भारत का जो इतिहास है वो मुख्य रूप से 4 भाग में बटा है, उसके हम 4 भाग कर सकते हैं। इतिहास मुख्य रूप से भारत का 3 भाग कर सकते हैं, जिसमें से पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, जिसको एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 3 इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास को यानी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 4 भाग में हम बांट सकते हैं। पहला, इस देश के अंदर में 2500 साल के और पहले, करीब 4000 साल पहले, जिसको हम नाम देते हैं 2000 ईसा पूर्व, अर्थात 4000 साल पहले, जब इस देश के अंदर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अर्थात जो आर्य कहते हैं, ये लोग आए नहीं थे। तो यहाँ पे जातियाँ नहीं थी, यहाँ पे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, चारों तरफ जो है संपन्नता ही संपन्नता। लोग एकजुट होकर के अच्छी समाज व्यवस्था चला रहे थे। उस समय मूल निवासी लोग जो है काफ़ी सुखी और संपन्न थे। तो जो आपकी व्यवस्था है, अर्थात 4 पार्ट में, पहला है आर्यों के भारत में आने के पहले का इतिहास। दूसरा शुरू होता है जब भारत के अंदर में आर्य विदेशी लोग आए, आक्रमण करके हमारे पुरखों को हरा करके छल कपट की लड़ाई में हमारे लोगों को गुलाम बनाया। गुलाम बना करके जो है लंबे समय तक गुलामी थोपा। तो इतिहास वहाँ से करवट लेता है। तो आर्यों का जब यहाँ पर राज रहा तो उसको हम वैदिक काल भी कह सकते हैं, वही लोग कहते हैं वैदिक काल। तो आर्यों के आने के पहले का वक्त इतिहास, आर्यों के आने के बाद जो गुलामी थोपी गई, एक वो हो गया, 2 पार्ट हो गया। तीसरा है 1000 साल तक जो है आर्य लोग जब भारत के अंदर में लोगों को गुलामी थोपे, तो बुद्ध का जो है यहाँ पे बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में बुद्ध ने क्या किया कि यहाँ के मूल निवासी लोगों की गुलामी को समाप्त करके हमारे पुरखों को फिर से राजा बनने का मौका मिला। तो इतिहास ने फिर से करवट लिया। चौथा इतिहास है कि जो आपके पुरखे राजा थे उनको धोखे से मार करके फिर से जो है आपको गुलाम बनाया गया। तो ये 4 प्रकार के इतिहास हैं प्राचीन इतिहास में। जब आर्य इस देश में आए ही नहीं थे तो हमारी जो व्यवस्था थी वो गण व्यवस्था थी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आर्यों के आने के पहले इस देश के अंदर में गण व्यवस्था थी। 10-10 और 5-5 मंजिला मकान हुआ करते थे, पक्की सड़कें हुआ करती थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। अच्छे मकान हुआ करते थे, खाने पीने की कोई किल्लत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, अन्न का भंडारण हम करते थे। बड़े बड़े गोदाम का पाया जाना यह साबित करता है कि हमारे पुरखे अन्न से संपन्न थे। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर में आर्य आते हैं तो यहाँ के लोगों को गुलाम बनाते हैं। तो यहाँ के लोग जैसे ही गुलाम बनते हैं तो वहाँ से हमारी दुर्दशा चालू होती है। ये लोग हमारी व्यवस्था को बदल करके गण व्यवस्था निर्माण करते हैं, गण व्यवस्था को ध्वस्त करके वर्ण व्यवस्था शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है? वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है रंग व्यवस्था। रंग व्यवस्था में जो रंगीन लोग हैं उन्होंने कहा कि हमको अधिकार मिलेगा, जो रंगीन लोग नहीं हैं उनको अधिकार नहीं मिलेगा। इनका आक्रमण होने के बाद में इन लोगों ने अपनी पहचान अलग रखा और यहाँ के लोगों की पहचान अलग रखा। तो खुद की जो पहचान रखा उसका नाम दिया, अपने को देव कहा, हमारे लोगों को दानव कहा। खुद को देव कहा,
आर्यों ने हमारे लोगों को दानव कहा, दास कहा, गुलाम कहा, दस्यु कहा। दैत्य, दानव, दास, राक्षस, ये हमारे पुरखों की पहचान उन लोगों ने दिया। राक्षस कौन है? हमारे ही पुरखों को उन लोगों ने राक्षस किया, खुद को देव बोला, ये पहचान रखा। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो 1000 साल तक लगभग गुलामी के दौर में अपने आप को किसी तरीके से जिंदा रखे, और 1000 साल के बाद में महामानव तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ज्ञान हासिल करने के बाद में उन्होंने जो भिक्षु संघ का निर्माण किया, भिक्षु संघ का निर्माण करने के बाद में जो अभियान चलाया, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से भारत के अंदर में क्रांति हुई। वर्ण व्यवस्था में उन लोगों ने जो सारे अधिकार छीन रखे थे, बुद्ध के आंदोलन, बुद्ध के वैचारिक क्रांति के बाद में वो सारे अधिकार हमको प्राप्त हो गए। जब तक वर्ण व्यवस्था थी इन लोगों की, क्या किए थे ये लोग? वर्ण व्यवस्था में क्या होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग अपने आप को 3 हिस्से में बांटा, और यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, यहाँ की मूल निवासी जनता को शूद्र करार दिया, अछूत करार दिया, आदिवासी करार दिया। 3 लोगों ने हक अधिकार ले लिया, बाकी जो यहाँ के लोग थे मूल निवासी, इनको अधिकार वंचित किया, अधिकार नहीं दिया। क्या होता है फिर? अधिकार नहीं दिया तो कैसे बंटवारा हुआ अधिकारों का? ब्राह्मण जो ज्यादा गोरा था उसने कहा हम 4 अधिकार लेंगे, हम पढ़ेंगे, बढ़ाएंगे, धन रखेंगे, हथियार भी चलाने का अधिकार हमारा होगा। क्षत्रिय जो ब्राह्मण से कम गोरे थे उनको कहा कि तुम ब्राह्मणों से कम गोरे हो, तुमको 1 अधिकार काटा जाता है, तुमको 3 अधिकार दिया जाएगा, तुम पढ़ोगे, धन रखोगे, हथियार चलाओगे, लेकिन गुरबाना नहीं कर सकते हो। फिर वैश्यों का नंबर आया तो वैश्य लोगों को क्या बोला कि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय से कम गोरे हो तो तुमको केवल 2 अधिकार मिलेगा, 2 अधिकार काटा जाता है, तो तुमको पढ़ने का अधिकार होगा और धन रखने का अधिकार होगा, व्यवसाय करने का, लेकिन ना हथियार चला सकते हो, ना गुरुवाना कर सकते हो, दोनों अधिकार आपको नहीं होगा। वर्ण व्यवस्था में अधिकारों का बंटवारा ऐसे किया गया। और जो यहाँ की बची हुई जो बहुसंख्यांक जनता थी, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग थे, जिनको ये लोग शूद्र करार दिए थे, अछूत करार दिए थे, आदिवासी बोले थे, इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, अधिकार वंचित किया। तो क्या करना है शूद्रों को? तो शूद्रों को कहा तुम हमारे तीनों लोगों की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है, तुम हमारी सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। तो शूद्रों को यह काम दिया गया। तो शूद्रों को, शूद्र कौन है? आज की डेट में शूद्रों को ओबीसी बाबा साहब ने संविधान में घोषित किया है, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अछूत करार दिए थे उस समय ब्राह्मणों ने, उनको आज संविधान बोलता है अनुसूचित जाति। जो आदिवासी लोग थे उस जमाने में, आज उनको बोला जाता है अनुसूचित जनजाति, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। इस प्रकार से अधिकारों का बंटवारा किए थे। लेकिन जैसे ही बुद्ध के द्वारा वैचारिक क्रांति इस देश में होती है, तो सबसे पहली क्रांति सामाजिक क्रांति होती है। बुद्ध के वैचारिक क्रांति के 4 परिणाम आते हैं। सामाजिक क्रांति होती है, समाज के लोग जो बांटे हुए लोग थे वो सारे ये समझ गए कि हमको दुश्मनों ने बांटा है, एक हो गए, सामाजिक क्रांति हो गई। तो सारे बहुजन समाज के लोग जो बांटे हुए थे वो एक हो गए, सामाजिक क्रांति कर दिए, भाईचारा का निर्माण हो गया। उसके बाद जैसे ही सामाजिक क्रांति होती है तो तुरंत जो है धार्मिक क्रांति हो जाती है, सारे लोग बुद्धिस्ट बनते चले गए। उनकी गुलामी की, जिसको उन्होंने धर्म कहा था वो गुलामी था, गुलामी को धर्म बोला हमारे पुरखों ने, गुलामी के धर्म को लात मार दिया और बौद्धमय बुद्ध के धर्म को उन्होंने अंगीकार किया। उसके बाद क्या होता है, धार्मिक क्रांति होने के बाद इस देश के अंदर में
आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति होती है। जिन लोगों को राजा बनने से रोक लगाया गया था, हथियार चलाने से रोक लगाया था, वो सारे अधिकार हमारे पुरखों को मिल गए वापस। हमारे लोग जागृत होने के बाद में इनकी राज व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, नामंजूर कर दिया और हमारे लोगों के हाथ में राज सत्ता आई। जब राज सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आई, राजनीतिक क्रांति हुई। राजनीतिक क्रांति होने के बाद में क्या हुआ? राजा अब क्या करने लगा? राजा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित नीतियां बनाते थे। तो बहुजनों का जो है हित हुआ, बहुजनों का सुख हुआ, बहुजनों का विकास हुआ। इसकी वजह से उस समय के आदिवासी अछूत और जो शूद्र बना करके रखे थे, इनके पुरखे राजा हुए और राजा होने के बाद में चहुमुखी विकास हुआ, इनके चेहरे फिर से खिल गए। इस देश के अंदर में जो पढ़ाई पर रोक लगाया गया था, हमारे पुरखों ने फिर से पढ़ाई का जो है क्षेत्र में ऊंचा विकास किया, बहुत बड़े बड़े विकास किए। उस समय 6 यूनिवर्सिटी स्थापित किया हमारे पुरखों ने, 6 विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिसमें से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उद्वंतपुरी, राउरकेला, वल्लभी, ये 6 विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुए और पूरी दुनिया में हमारे पुरखों को विश्व गुरु का होने का खिताब मिला। दुनिया के लोग हमारे यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से हमारे पुरखों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति किया। फिर क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के बाद में चहुमुखी विकास होना शुरू हो जाता है। किसी देश की विकास का जो है क्या उसका पैमाना है, उसका क्या कसौटी है? तो जिस देश की जीडीपी जितना ज़्यादा होती है, उसका जो है विकास उतना ज़्यादा होता है। जैसे आज भारत की जीडीपी 2.5% है। दुनिया में जो भी प्रोडक्ट निर्माण होते हैं, जो भी उत्पाद निर्माण होते हैं, जब दुनिया में 100 सामान बनते हैं तो भारत के अंदर में 2.5 सामान बनते हैं, तो इसको जीडीपी कहा जाता है। तो 2.5 सामान यहाँ पर बन रहे हैं, अभी 2.5% जीडीपी है। लेकिन सम्राट अशोक के काल में भारत की जीडीपी 31% हुआ करती थी। दुनिया के 1/3 जीडीपी हमारी थी। उस समय अनुमान लगाइए कि हम कितने ज़्यादा विकसित हो गए थे। सोने, चांदी, हीरे, मोती की कोई कमी नहीं थी। लोग जो है संपन्न हो चुके थे। भारत की जनता फिर से सोने की चिड़िया बन गई और दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो है हमारे पुरखों ने राज किया। आज भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,723 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हमारे पुरखों ने 52 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर राज किया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है हमारे पुरखों का राज का विस्तार कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन ये 10 पीढ़ी तक राज करने के बाद में हमारे पुरखे, जो अंतिम सम्राट हमारे थे, बौद्ध सम्राट राजा बृहद्रथ, सम्राट बृहद्रथ, उनकी ब्राह्मण घुसपैठ करता है और सेना के तौर, उसमें सिपाही के तौर पे घुसपैठ करता है। लेकिन वो सेनापति धीरे धीरे उसको बनाया गया। सेनापति बनने के बाद में उसने धोखा किया हमारे सम्राट के साथ में, छल से, धोखा से विश्वासघात किया और जो है पीछे से तलवार चला करके उनकी जो है गर्दन उड़ा दिया। गर्दन काटने के बाद में वह अपने आप को राजा घोषित किया। लेकिन वहाँ जनता, पाटलिपुत्र में जनता का विद्रोह इतना ज़्यादा था, इतना उग्र जनता ने विद्रोह किया कि उसको समझ में आया कि हमारा यहाँ पे हत्या हो जाएगा। उसने तुरंत वहाँ से सारा धन संपदा, वहाँ से जो है घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊँट लाद करके इन पे अकूत धन संपत्तियाँ जो है लेकर के मुगल सराय के रास्ते से होते हुए, बनारस होते हुए, ये आपके सुल्तानपुर की धरती से जाकर के फैजाबाद, जिसको आज आप बोलते हैं, जो अयोध्या जिसको बोलते हैं, उसका पुराना नाम हमारे पुरखों के समय पर साकेत था। साकेत क्या था? साकेत एक बौद्ध नगरी था, एक व्यापारिक नगरी था और बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था। जैसे आज के टाइम में आर्थिक नगरी जो है बम्बई है। बम्बई में जैसे रुपया उड़ता है, ऐसे रुपया यहाँ पर उड़ता था साकेत में। तो यहीं आकर के उसने अपना राजधानी स्थापित किया। यहाँ पे राजधानी बनाने के बाद में उसने फिर तय किया कि यहाँ के लोगों को कैसे फिर से गुलाम बनाया जाए। इनके पुरखों को, जिनके लोगों को हमारे पुरखों ने शूद्र बनाया था, अछूत और आदिवासी बनाया था, वो लोग आज़ाद हो गए और जो है फिर से राजा बन गए। अब मैं इनके राजा को मार करके इन समाज के लोगों को फिर से गुलाम बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? अपने मंत्रियों से पूछा। उनके मंत्रियों ने जवाब दिया कि यहाँ की जो जनता है
इनको जो शूद्र बनाया गया था, तो जगाने वाले इनको ये बौद्ध जो बनते हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध भिक्षुक हैं, इन लोगों ने समाज को जागृत कर दिया। इसलिए अगर फिर से इस समाज को गुलाम बनाना है तो पहले इनका बंदोबस्त करना होगा। तो एक बौद्ध भिक्षुक का सिर काटने का इनाम उसने रखा। पुष्यमित्र शुंग नाम है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, जिसने हमारे बौद्ध सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके यहाँ पर अपना राजधानी बनाया, उसी का नाम मैं बता रहा हूँ। उसका नाम पुष्यमित्र शुंग नाम का वो ब्राह्मण है। फिर उसने क्या किया कि एक एक बौद्ध भिक्षु का सर काटने पर 100 सोने के मुद्रा इनाम रखा, और इसी इनाम के लालच में पूरे देश में हमारे लोगों का सर कत्लेआम होने लगा, और बड़े पैमाने पर इतना मारा गया बौद्ध भिक्षुओं को, सर काट करके लाते थे इनाम लेने के लिए, कि वो जो फैजाबाद में साकेत में जो नदी बही हुई है, जिसका नाम जो है घाघरा है, घाघरा फैजाबाद के कुछ किलोमीटर के दायरे में जो पूरा घाट है, वो पूरा का पूरा सर से भर गया था उस नदी में। वो 2-3-4 किलोमीटर के जो रेंज में घाट है, वो पूरी तरीके से सर से भर गया था, सर से युक्त हो गया था। इसलिए उन लोगों ने उसका नाम रखा कुछ दूर तक सरयू। सर से युक्त जो है, जो नदी का जितना क्षेत्र था, उसका नाम रखा सरयू। फिर क्या होता है, जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय थे, सब जलवाया गया। हमारे जितने बुद्ध विहार थे, उस पे ब्राह्मणों ने हमला करके सारे बौद्ध भंते को काट करके उस पे कब्जा किया। सारा का सारा धन संपत्ति उसमें राजाओं द्वारा जो है भंते को मिला हुआ था, चूंकि भंते को राजाश्रय मिला हुआ था। सारा का सारा धन संपत्ति जो है बौद्ध विहारों में था, बुद्ध विहारों में, तो वो सारा का सारा कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया। उसको ब्राह्मणों ने कब्जा करके बुद्ध विहारों को कन्वर्ट कर दिया, मंदिर बनाया। 184 ईसा पूर्व की मैं बात बता रहा हूं। ये जो घटना हुई, इसको बाबा साहब कहते हैं युगांतकारी घटना थी। ये युगांतकारी घटना का क्या मतलब है? एक युग का अंत हो रहा है, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, जिसको एक समय जो है विश्वगुरु कहते थे। एक युग का अंत हो रहा है। इस प्रकार से हमारे पुरखों ने जो राज स्थापित किया था, उनको गुलामी में बदल दिया गया, और हमारे समाज को लंबे समय तक गुलाम बना करके रखा जाए। इसके लिए उन्होंने तय किया कि इस बार इन लोगों को इतने टुकड़े में बांटा जाए, इतने टुकड़े में बांटा जाए कि ये आने वाले समय में एक नहीं, अगर 10-20 बुद्ध पैदा होते फिर भी एकजुट ना हो पाए, इतने ज्यादा टुकड़ों में बांटो। तब उन्होंने निर्माण किया जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था 184 ईसा पूर्व के पहले नहीं था। 184 ईसा पूर्व में जब आपके सम्राट के, बौद्ध सम्राट की हत्या हुई, उसके बाद में जाति निर्माण हुआ। जाति निर्माण के पीछे उनका मकसद था कि ये कभी एक नहीं होने चाहिए, हम संगठित रहेंगे, ये असंगठित रहेंगे। तो संगठित लोग असंगठित लोगों पर लंबे समय तक राज कर सकते हैं। इसके लिए जाति व्यवस्था निर्माण किया। जाति व्यवस्था में 6743 जाति के टुकड़ों में हमारे पुरखों को बांटा गया। 6743 पहचान दिया गया, और सभी जातियां आपस में बराबर नहीं हैं। सभी जातियां एक दूसरे से नीचे हैं। खड़ी व्यवस्था उन्होंने बनाया। खड़ी व्यवस्था बनाने के बाद में हमारे पुरखों की दीर्घकालिक गुलामी संभव हो पाई। गुलामी हमारी दीर्घकालिक हो गई। चला, खड़े हो जाओ, चल रहा है, बैठ जाओ। ए बेटा, ये दरवाजा बंद करवा दो, दरवाजा बंद कर दो। तो हमारे पुरखे जो बुजुर्ग थे, उनको 6743 जाति के टुकड़ों में बांटा गया। अरे भाई चिल्लवाओ मत, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। 6743 जाति के टुकड़ों में बांटा गया। और उसके बाद की बड़ी विडंबना है कि आपस में कोई भी भाई इकट्ठा ना होने पाए। ये जिनको 6743 जातियों के टुकड़ों में बांटा गया, ये कभी एकजुट नहीं होने चाहिए। अगर ये एकजुट हुए तो इनकी खटिया खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए इन लोगों ने खबरदारी किया, नियम बनाया, कायदा बनाया कि ये लोग कभी एक नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या कहा कि जो 6743 जाति के टुकड़े बनाए गए हैं, वो लोग आपस में एक जाति दूसरे जाति में जाकर के रोटी बेटी का संबंध नहीं कर सकती है। जो जाति है उसी जाति में अपना रोटी बेटी का संबंध करो।
जैसे अहीर है तो अहीर में ही रोटी बेटी का संबंध करे, कुर्मी है तो कुर्मी में रोटी बेटी का संबंध करे, मुराई है तो मुराई में करे, नाई है तो नाई में, मल्लाह है तो मल्लाह में, चमार है तो चमार में, धोबी है तो धोबी में, मंगता है तो मंगता में। ऐसे उन लोगों ने नियम बनाया कि अपनी ही जाति में करो। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर में ये देखा गया कि केवल मात्र अहीर जब इकट्ठा हो जाते थे, केवल मात्र कुर्मी जब इकट्ठा हो जाते थे, केवल मात्र मुराई इकट्ठा हो जाते थे, केवल मात्र गडरिया इकट्ठा हो जाते थे, तो एक ही जाति केवल मात्र इकट्ठा हो जाती थी तो इनकी खटिया खड़ी करने के लिए काफी थी। इन लोगों को तो भी जो है डर लगा हमारे मूल निवासी भाइयों से कि इतनी जाति के टुकड़े बनाने के बावजूद, इतना तोड़ फोड़ करने के बावजूद ये लोग अगर एक जाति के लोग इकट्ठा हो जाते तो हमारी खटिया खड़ी करने के लिए काफी हो रहे हैं, तो अभी इनको और ज्यादा जाति के टुकड़ों में बांटना चाहिए। ऐसा फिर नियम उन लोगों ने बनाया और इसके लिए क्या किया कि 6743 जाति के टुकड़े बनाने के बाद एक एक जाति में 7-7 उपजाति लगाया। 7 उपजाति लगाने के क्या मतलब है, जैसे अहीर है तो अब अहीरों में 7 जाति बनाया, ग्वाल अलग रहेगा, ढिंढोरी अलग रहेगा, घुरपिटा अहीर अलग होगा, ऐसे ऐसे 7 जाति बनाया। और 7 जाति बनाने के बाद में ये बोला कि जो ग्वाल वाला अहीर है वो अपने भाई ढिंढोर वाले में शादी ब्याह रोटी बेटी का संबंध नहीं करेगा और ढिंढोर घुरपिटा अहीर में नहीं करेगा। इस प्रकार से 7 भाइयों को अलग अलग किया गया ताकि ये लोग कभी एकजुट ना हो सकें। फिर से तोड़ा गया, कुर्मियों को तोड़ा गया, मुराई भाइयों को तोड़ा गया। इस प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय के, उन लोगों को 7-7 उपजाति लगा करके, यहाँ तक कि कई लोग बताते हैं विद्वान जो है कि गडरिया में तो लगभग 36 जाति बताते हैं पूरे देश में, केवल गडरिया जाति में। आप अनुमान लगाइए कि हमारे जो गडरिया समाज के लोग हैं इनसे कितने भयभीत हुए होंगे कि इनको ज़्यादा टुकड़े किए। इस प्रकार से 47,201 टुकड़े निर्माण किए। 6,743 गुणे 7 कर लीजिए तो समझ में आएगा 47,201 जाति के टुकड़ा इन लोगों ने बनाया। और ये नियम लगाया कि कोई आपस में शादी विवाह रोटी बेटी का संबंध नहीं करेगा। इसकी वजह से हमारे लोग आज तक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वही जगह पर इन लोगों ने क्या किया, अपने लोगों को कि इन लोगों को, मूल निवासियों को, जिनको 47,201 टुकड़ों में बांटा गया, ये लोग हमको अगर एकजुट होता देखेंगे, संगठित देखेंगे, तो इनके भी मन में ख्याल आएगा कि हम भी जो है एकजुट हो जाएं। तो इनको दिखाने के लिए उन लोगों ने कहा कि भाई हमको भी बंटना जरूरी है। तो ब्राह्मण भी बटा, क्षत्रिय भी बटा, वैश्य भी बटा। जातियों में ब्राह्मण भी बनाया, शुक्ला, तिवारी, दूबे, चौबे, है ना, पाड़े, पाठक, चतुर्वेदी, तमाम जातियों का निर्माण इन लोगों ने भी किया। क्षत्रियों में भी निर्माण किया, बनिया लोगों में भी निर्माण किया। इतना निर्माण करने के बाद उन लोगों ने ख्याल रखा कि जैसा इन लोगों को फोड़ करके रखा है कि एकजुट ना होने पाए, हमने जातियां बनाया इनको दिखाने के लिए, लेकिन हम जाति बनाने के बावजूद एकजुट रहेंगे। एकजुट होने से हम ताकतवर बने रहेंगे। इसके लिए नियम लगाया कि शुक्ला के यहाँ शादी नहीं करेगा, शुक्ला गैर शुक्ला में शादी करेगा, पाड़े के यहाँ करेगा, पाड़े चौबे के यहाँ करेगा, चौबे तिवारी के यहाँ करेगा, तिवारी पाठक के यहाँ करेगा। इस प्रकार से आपस में उन लोगों ने रोटी बेटी का संबंध बना करके एक हो गए। ऐसा ही क्षत्रियों के लिए नियम लागू किया, ऐसा ही बनियों के लिए। बनिया में भी अग्रवाल है, अग्रहारी है, मोदनवाल है, बरनवाल है, तमाम जातियां हैं। लेकिन अग्रवाल के यहाँ शादी नहीं करेगा, अग्रवाल अग्रहारी के यहाँ करेगा, अग्रहारी बरनवाल के करेगा, बरनवाल मोदनवाल के यहाँ करेगा। इस प्रकार से उन लोगों ने अपनी जातियों को जोड़ करके रखा। अर्थात उन लोगों ने नियम लगाया कि हम विजातीय शादी करेंगे और हमारे लोगों को बताया कि तुम सजातीय शादी करो। तुम अपनी ही जाति में जब शादी करोगे तो अपने तक ही सीमित रखोगे, अपने भाइयों से कभी नहीं मिल पाओगे, अपने भाइयों से कभी नहीं मिल पाओगे, तो अलग अलग आपका टुकड़ा बना रहेगा। तुम असंगठित रहोगे तो असंगठित शक्ति के ऊपर हमारी संगठित शक्ति राज करेगी। यही कारण है कि आज 4000 साल से हमारी गुलामी जो है खत्म नहीं हो पा रही है। जाति व्यवस्था इतना भयानक बताया। और इस जाति व्यवस्था में जो जाति जितना नीचे आप जाओ तो गरीबी बढ़ती जाती है, जितना जाति व्यवस्था में ऊपर जाओ उतना अमीरी बढ़ती जाती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है, जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि ये जो अमीरी और गरीबी है, ये इसकी गरीबी की जननी है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था से गरीबी आई है। तो ये उस समय प्राचीन भारत का
ये 4 घटनाएं हैं जिनके बारे में मैंने प्रकाश डाला कि 184 ईसा पूर्व में हमारे पुरखों को जो गुलाम बनाया जाति व्यवस्था के तहत, आज 2020 चल रहा है, वो गुलामी टूटने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि जाति व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। तो जो काम उस समय बुद्ध के काल में हुआ, जैसा हुआ उस समय पर, और उसके बाद जो है गुलामी आई हमारे पुरखों के ऊपर, वो गुलामी को झेलते हुए जो है जाति व्यवस्था की 2000 साल पूरे हो चुके हैं। तो 2000 साल पूरे होने के बाद भी हमारे पुरखे जो है, बीच में जब मुगलों का काल आया, तो मुगलों के काल में हमारे पुरखों ने जाति व्यवस्था के विरोध में ही लड़ाई लड़ी। जितने भी हमारे गुरु और संत हुए हैं, जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़े। और इसी बीच में चाहे रविदास साहब रहे हों, चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे संत चोखा मेला साहब रहे हों, या फिर संत गुरु गाडगे बाबा रहे हों, या फिर तमाम पूरे देश में जो है हमारे संत गुरु निर्माण हुए, जो जन्म लिए, वो पूरी जीवन भर जो है जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन ब्राह्मणों ने उनको कहा कि ये भक्ति का आंदोलन चला रहे थे। सच्चाई ये है कि हमारी गुलामी से हमको मुक्त करने के लिए वो मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे। उनकी वाणी ही सबसे बड़ा सबूत है, हमारे पुरखों की वाणी ही सबसे बड़ा सबूत है। तो पुरखों की वाणी में बहुत सारा मिल जाएगा। उसी बीच में जो है शूद्र समाज में ही जन्मे तमाम हमारे पुरखे जो थे, उन्होंने विद्रोह की करने की ठानी। जैसे गुरु गोविंद सिंह जो हैं, तमाम हमारे पुरखे जो कुर्मी जाति के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन लोगों ने इनके व्यवस्था के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और उस समय जो है, जो सिख समुदाय का, सिख धर्म का स्थापना हुआ, हमारे बैकवर्ड समाज जो है आज के टाइम में, ऐसे बुजुर्गों ने हमारे उस समय सिख समुदाय का निर्माण किया। उसका कारण था कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में हमारे पुरखों की शिक्षा पर रोक लगाया था। तो हमारे बुजुर्गों ने विद्रोह करके जो एक बनाया, विद्रोह करने के बाद में, तो विद्रोह करके जो सिख धर्म की स्थापना करी। तो सिख का मतलब होता है सीखो, शिक्षित बनो। इन्होंने रोक लगा के रखा था और उधर जो है छूट दे दिया किसी को, शिक्षित बनो। इधर जो है हथियार रखने पर पाबंदी थी, उधर हथियार ही जो है धर्म के साथ जोड़ दिया गया हमारे पुरखों के द्वारा, कि कृपाण जो होता है, तलवार जो होता है, वो उसको रखने का अधिकार हमारे बुजुर्गों ने दिया। राजा बनने के लिए अधिकार नहीं था, हमारे बुजुर्ग राजा हुए सिख समुदाय में। इस प्रकार से धन रखने को जो हम लोगों को अधिकार नहीं था, सिख धर्म की स्थापना करने के बाद में हमारे शूद्र भाइयों को धन रखने का भी अधिकार मिला। इस प्रकार से एक क्रांति ने जन्म लिया। तो सिख धर्म की स्थापना अपने आप में सबूत है कि उनको ये गुलामी मंजूर नहीं थी। इनकी गुलामी को लात मार करके उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। तो इधर दक्षिण भारत में महाराज बसवन्ना ने, गुरु बसवन्ना ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया बैकवर्ड समाज का, और जो है इनकी गुलामी को लात मार करके लिंगायत धर्म की स्थापना की। और महाराष्ट्र साइड में आप जाइएगा तो वहां पर जो हमारे किसान कुलभूषण छत्रपति साहू जी महाराज हैं, उन्होंने अपना राज की स्थापना करी। इनके जो है गुलामी की व्यवस्था को लात मार करके उन्होंने अपना राज कायम किया। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी क्रांति पूरे देश में जो है जन्म लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ज्योतिराव फुले, अंग्रेजों के काल में जो है ज्योतिराव फुले जन्म लिए। उन्होंने अपने समय पर एक बहुत बृहद अभियान चलाया, बहुत बड़ा अभियान चलाया शूद्रों को शिक्षित करने के लिए, अछूतों को शिक्षित करने के लिए, इन लोगों को शिक्षित करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। तो और उन्होंने 9 स्कूल चलाते थे, 9 विद्यालय चलाते थे, जिसकी जो है फंडिंग अंग्रेज सरकार करती थी। तो उन्होंने अपने स्कूल का सिलेबस तय करने का अधिकार अपने पास रखा कि हम तय करेंगे हमारे विद्यार्थियों को पढ़ना क्या है। तो उनके सिलेबस में जो मूलभूत तत्व थे वो थे उनका सिलेबस कुछ ऐसा था, आज की तरह सिलेबस उनका नहीं था। उनका सिलेबस ऐसा था कि सत्य और असत्य में विभेद कर सके, ये समझ विकसित की जाती थी। और
सत्य का समर्थन, असत्य का विरोध करने की भावना निर्माण की जाती थी। उनके सिलेबस को अगर आज की डेट में चलाया गया होता तो पूरे भारत में ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि इनके सिलेबस को अगर आधुनिक भारत में चलाया जाएगा तो ब्राह्मणों के लिए संकट साबित होगा, तो क्यों ना हम इनके सिलेबस को ही हटा दें। तो उन्होंने ज्योतिराव फुले का, हमारे बुजुर्गों का जो सिलेबस था उसको हटा करके रटने वाली विद्या का अभ्यास कराना चालू कर दिया, जिसमें केवल मात्र तोते की जैसी दशा हो गई हमारे पढ़े लिखे लोगों की। इनके अंदर अपनी स्वतंत्र सोच का विकसित नहीं हो रहा है। बाबा साहब कहते थे शिक्षित होने का असल मतलब ये होता है कि आपकी अपनी स्वतंत्र विचार होने चाहिए। तो इस देश के अंदर में अभी पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप जाएं तो ऐसा समझ में आएगा कि उनके अंदर जो है सोचने समझने की, सत्य और असत्य की पहचान करने की क्षमता खत्म है। सत्य का समर्थन और असत्य का विरोध करने की भावना खत्म है, जिसकी वजह से अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार ये जो सिलेबस है, एकेडमिक सिलेबस है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। अब जैसे पढ़ लिख करके बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं हमारे लोग। ऑफिसर बनने के बाद में, डीएम कलेक्टर बनने के बाद में, ये आरती करने के लिए जब जाते हैं मंदिर में तो वहाँ पर आरती कर रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं। तो आरती में क्या कहते हैं ये लोग, हमारे ही लोग, जिनके बुजुर्गों को कभी कुत्ता नहीं पूछता था, वो लोग आज बाबा साहब के संविधान की वजह से SC ST बैकवर्ड में बड़े बड़े ऑफिसर बनने के बाद में जाके मंदिर में जो है रोज सवेरे जो आरती गाते हैं, वो क्या गाते हैं, मैं मूरख खल कामी प्रभु शरण गहूं मैं किसकी। क्या कह रहे हैं वो, जाकर के खुद कह रहा है हमारा अधिकारी, जो किससे निर्माण हुआ, संविधान की वजह से वो पैदा हुआ। जब संविधान नहीं था इस देश में तो इनके बुजुर्ग जो है सुअर, भैंस, गाय चराने का काम करते थे, जो लोहा पीटने का काम करते थे, जो बढ़ईगिरी का काम करते थे, जो खटिक होने का काम करते थे, धोबी का काम करते थे। ऐसे लोग ये जाकर के क्या बोल रहे हैं, मैं मूरख खल कामी प्रभु शरण गहूं मैं किसकी। ऐसा जो बोल रहे हैं इसके पीछे का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि हे भगवान मैं मूर्ख हूं। खुद कह रहे हैं मैं खल हूं, खल का मतलब होता है हरामी। मैं कामी हूं, कामी का मतलब होता है जिसको गांव की भाषा में चरित्रहीन आदमी कहते हैं। ऐसा वो भगवान की मूर्ति के सामने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी के बहकावे में, बगैर किसी नशा पत्ती किए खुद कबूल